मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन हो रहा था। और लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा, है ना, 90 डिग्री के एंगल से फोर्स लगेगा, तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर बन जाएगा। क्या पाथ होगा, सर्कुलर। और उसमें हम लोग रेडियस निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड किए थे, ये सब हम लोग एनर्जी भी फाइंड किए थे। अब आज हम लोग केस 3 कर रहे हैं, मतलब केस 2 तक हो गया था बात। केस 3 में लिखिए, आज का ये केस करना है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एनी एंगल बनाएगा, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल बनाएगा। सपोज करो एनी एंगल थीटा, यानी वो थीटा 0 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, इन तीनों को छोड़ दो। मतलब चार्ज पार्टिकल मेकिंग एनी एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन, यानी स्पेशल केस में 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, 90 भी नहीं। 90 का केस हो चुका था, 90 का केस का बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। अभी बात करेंगे कि एनी एंगल। तो देखो इसका हेडिंग क्या दो, इस केस 3 हेडिंग देंगे, केस 2 तक हो गया। केस 3 लिखिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल, या ऐसे बोलते हैं व्हेन हाँ ठीक है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मेक, या इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बोल सकते हैं, है ना, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक एन आर्बिट्रेरी एंगल, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी एंगल, एंगल थीटा विथ फील्ड डायरेक्शन। देखो ये केस करना है, ठीक, इंपॉर्टेंट केस है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ सिलेबस में, ठीक है। थोड़ा पेन दूसरा ले ले। एनी आर्बिट्रेरी एंगल का बात कर, मतलब इसमें जो थीटा होगा वो 90 नहीं होगा, 90 का केस हो चुका था। इसके पहले वाले में यही बात हुआ। आपको पता ना फोर्स क्या लगता है, फॉर्मूला क्यू वी साइन थीटा, थीटा 90 का बात हो गया। हम यहां क्या बात कर रहे हैं, अभी पहले एक 3D प्लेन में अगर हम लोग ऐसा बोल दे एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, और ये ले ले जेड एक्सिस, सपोज करो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ध्यान से, अब मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले, ठीक है। यहां कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये सेंटर पे। हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से जानते हैं कि अगर ये 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बता दे, ये सेंट्रल फिंगर को वेलोसिटी या करंट का डायरेक्शन बताए, तो थंब को फोर्स बताएंगे। तो हम लोग ना कोई भी 3D प्लेन में डायरेक्शन ले सकते हैं, ये 3D प्लेन का डायरेक्शन। और मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड को इधर ले लिए, और हम बोलते हैं ना कि अब ये चार्ज पार्टिकल क्यू v वेलोसिटी के साथ मूव कर, और ये v जो है वो b के साथ थीटा एंगल बनाता है। आपको मालूम है इस चैप्टर के स्टार्ट से आपको पता है कि v मेक एन एंगल थीटा विथ b, जो v है वो क्या करता है, b के साथ थीटा एंगल बनाता है। यानी जो वेलोसिटी है वो चार्ज पार्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ये हमको मालूम है। सारी बात समझ में। देखो अब ये v हम अगर यहां कर ले परपेंडिकुलरली, तब तो होगा 90 का एंगल बन जाता। अब ये कोई भी एंगल थीटा बन रहा, इनिशियल वेलोसिटी मेक एन आर्बिट्रेरी एंगल थीटा विथ फील्ड डायरेक्शन। कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल का मतलब होता है कुछ भी एंगल ले लिए, रेंडमली कोई एंगल, वहां कोई भी एंगल बन रहा, यानी हमारा स्पेशल केस का छोड़ के एंगल बन रहा। अभी आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, आप इस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फोर्स मान सकते जेड एक्सिस में। आपको मालूम है ये जेड इधर नहीं होता, ये परपेंडिकुलरली ऐसे होता। समझ में आ रहा बात।
यहां मेन बात समझने वाला क्या है, देखो अब ये v जो है वेलोसिटी, v वेलोसिटी b मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा। अब जो ये वेलोसिटी v है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा, वेलोसिटी v दोनों कंपोनेंट में ब्रेक करेगा। देखिए कैसे, ये v जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट होगा v पैरेलल, और v पैरेलल का मतलब है v cos थीटा। आपको मालूम है जिसके साथ एंगल होता cos का कंपोनेंट होता, और जो दूसरा y एक्सिस की तरफ जा रहा वो होगा v परपेंडिकुलर, और जो v परपेंडिकुलर वो है v sin थीटा। यानी कि जब भी वेलोसिटी कोई भी एंगल थीटा, एनी एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाएगा, एक्स एक्सिस में ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, डायग्राम को आराम से समझना, एक एक बात जो बता रहे हैं। तो वेलोसिटी v रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। देखो ये जो वेलोसिटी v है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। कौन कौन सा दो कंपोनेंट? पहला बोलते हैं v पैरेलल v cos थीटा along the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल, इस कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल है, समझ में आ रहा बात, वो चार्ज पार्टिकल, इस कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी के कारण एकदम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। यानी कि v पैरेलल v cos थीटा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एकदम मूव करेगा स्मूथली, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं। मतलब हम बोलते हैं ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल मूव along the direction of मैग्नेटिक फील्ड। इस कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो एकदम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा कंपोनेंट कौन है, देखो यहां लिखे, क्योंकि डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है, अभी डायग्राम में कुछ और बात है। जो दूसरा कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है एक परपेंडिकुलर टू चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल पर ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर, और जब भी परपेंडिकुलरली फोर्स कुछ लगेगा, परपेंडिकुलर का बात होगा, तो आपको मालूम है कि उसका पाथ कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। क्या होगा, सर्कुलर। यानी कि ड्यू टू दिस कंपोनेंट द पाथ ऑफ ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ठीक है, ड्यू टू दिस, समझिए पहले, ड्यू टू दिस कंपोनेंट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम्स सर्कुलर। अब बताओ, बोले बहुत अजीब बात हो गया कि जो v पैरेलल है वो बोलता है सीधे चलो, और v परपेंडिकुलर बोलता है कि उसको सर्कल में घूमो। v पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहता और v परपेंडिकुलर उसको सर्कुलर पाथ में ले जाना चाहता है। तो चार्ज पार्टिकल पर दो दो तरह का फोर्स लगने लगा। एक तो कोई एक वेलोसिटी लग रहा है स्ट्रेट लाइन में,
और एक बोलता है कि नहीं स्ट्रेट नहीं चलिए, आप सर्कल बनाइए। तो मान लो चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा था भी पैरेलल के कारण, और भी परपेंडिकुलर बोलता है कि नहीं सर्कुलर पाथ बनाओ, सर्कुलर पाथ बनाओ। तो फिर कैसे चलेगा? तो चार्ज पार्टिकल का पाथ बन जाएगा हेलिकल। क्या बन जाएगा? हेलिकल। क्योंकि इस पे वेलोसिटी का दो दो कंपोनेंट हो रहा है, एक पैरेलल लेके जा रहा है और दूसरा उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दूसरा उसको सर्कुलर बना रहा है। तो क्या बोलते हैं, है ना, कि ड्यू टू two component of velocity, the path of charge particle becomes हेलिकल। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। और देखो ये कैसे चलेगा। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना क्यू, ये बेचारा सोच रहा था सीधे जाए, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। पैरेलल वाला ये कॉस थीटा सीधे ले जाने का ट्राई करेगा और परपेंडिकुलर उसको सर्कल में घुमाएगा। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल का पाथ ए बन जाएगा ऐसे सर्कुलर, जे बन जाएगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। यानी ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जाएगा, ऐसा मूव करेगा, यानी उसका पाथ बन जाएगा हेलिकल। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। हरी बात समझ में? मतलब स्ट्रेट लाइन भी चलना है और सर्कुलर मोशन में भी चलना है। स्ट्रेट लाइन में चलना है, सर्कुलर पाथ बनाकर चलना, मतलब लीनियर डिस्टेंस भी चल रहे और सर्कुलर पाथ भी बना रहे हैं। जबकि इसके पहले वाले केस में सिर्फ सर्कुलर पाथ था, स्ट्रेट लाइन का कोई डिस्टेंस नहीं। तो जब भी चार्ज पार्टिकल को आप किसी वेलोसिटी से मूव करवाएंगे, मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री एनी एंगल, तो उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। कैसा पाथ होगा? और 90 डिग्री से करेंगे तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इस बात को ध्यान में रखना कि जब 90 डिग्री का एंगल से होगा तो सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन 90 छोड़ के किसी एंगल से होगा तो पाथ कैसा बन जाएगा? हेलिकल बन जाएगा। देखो इस तरह का हेलिकल पाथ पे ट्रेवलिंग करेगा। ठीक है ना? अब यहां पर ये आप बोलेंगे सर इसमें हम लोग कुछ फार्मूला फाइंड किए थे, हम लोग किए थे रेडियस का फार्मूला। क्या किए थे? रेडियस का। तो रेडियस क्या होगा बताओ? यहां रेडियस एक और पॉइंट बता देता हूं, ये जो वन टाइम इंटरवल होगा, वन टाइम इंटरवल पूरा एक बार घूमने में जो लगा टाइम इंटरवल, ये जो डिस्टेंस होगा ना लीनियर डिस्टेंस बिटवीन वन टाइम इंटरवल, उसको पीच बोलेंगे। पीच ऑफ हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको? पीच ऑफ हेलिकल पाथ। द लीनियर डिस्टेंस traveled by charge particle in one revolution is called pitch of helical path। है ना? यहां पर इस बात को मेंशन कर लेंगे हम लोग। द लीनियर डिस्टेंस traveled by चार्ज पार्टिकल इन, क्या बोल सकते हैं? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन कॉल्ड pitch of helical path। pitch of helical, उस pitch का फॉर्मूला भी मिलेगा, अभी नोट करिए पहले। तो ये बात समझ में आ गया, pitch of helical path। अब आगे का बात देखो, इसका अगर रेडियस निकालना हो कि सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देखिए तो R इजिकल टू क्या पढ़े थे बताओ? mv बाई क्यूबी पढ़े थे। अरे देख लो एक बार, R का ये फॉर्मूला था ना,
एम भी बाई क्यू भी था या क्यू भी बाई एम भी, बताओ, देख लीजिए देख लीजिए। तो एम भी परपेंडिकुलर कर लेंगे इस बार, मतलब रेडियस हो गया एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। समझ गए बात? इस केस में रेडियस एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो, और टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, देखो ध्यान देना, अगर हम कर ले टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन तो क्या होगा, देखिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का बात करें तो टी इज इक्वल टू क्या होना समझो, हाँ भी परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कल तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही बनेगा, पैरेलल से बनेगा नहीं, इसलिए भी परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/v। सर्कल जो बनेगा वो किस कंपोनेंट से बनेगा, वो परपेंडिकुलर से ही बनने वाला है, इसलिए वहां भी परपेंडिकुलर। बोलिए टाइम का फॉर्मूला था ना 2πr/v, 2πr/, अरे डायरेक्ट हम लोग लाए थे ना QB/2m करके आया था, वो डायरेक्ट वही आएगा, यहां चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे, 2π, बोलो आर का वैल्यू कितना रखे, आर का वैल्यू क्या हुआ, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, और बोलो v परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, v साइन थीटा। अरे r का वैल्यू जो अभी आप निकाले वो रखेंगे यहाँ, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और v परपेंडिकुलर क्या होता है, v साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसल, v और v कैंसल, तो पाई एम बाई क्यू बी, मतलब वही टाइम पीरियड आ गया जो सर्कुलर पाथ का था, सिर्फ रेडियस में चेंज आया। समझ में आ रहा है बात? यही टाइम पीरियड था 2πm/क्यूब। ठीक है, पिच का फॉर्मूला निकाल लेते, जो पिच का डिफिनेशन लिखवा है। देखिए पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ध्यान देना, ये पिच का फॉर्मूला क्या निकलेगा, पिच मतलब डिस्टेंस, पिच का मतलब डिस्टेंस, किधर ट्रेवल डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इधर में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू, तो वेलोसिटी कौन होगा उधर, भी पैरेलल, और टाइम होगा टाइम पीरियड। ध्यान देना पिच का फॉर्मूला क्या बता रहा है, अरे ये जो पिच है ना, पिच देखो यही लिख देते, ये जो पिच का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं समझो, ये जो पिच ऑफ हेलिकल पाथ हम फाइंड करने वाले हैं उसका फॉर्मूला हो गया v पैरेलल इनटू टाइम। क्यों, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इधर का वेलोसिटी v पैरेलल, और वन रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड को t, क्योंकि हम बोले ना कि एक बार जो रिवॉल्व करेगा उसमें जितना डिस्टेंस लीनियर ट्रेवलिंग करेगा उसको पिच बोलते हैं। तो v पैरेलल क्या हुआ, v cos थीटा, और टाइम का क्या निकला फॉर्मूला, 2πm/क्यूब। तो बोलिए पिच का क्या निकल गया फॉर्मूला, 2πmv cos थीटा बाई क्यूब, ये निकल गया पिच ऑफ हेलिकल पाथ। क्या निकल गया, पिच ऑफ हेलिकल पाथ का फॉर्मूला, समझिए, नहीं समझ में आए पूछिए। पिच ऑफ हेलिकल पाथ का फॉर्मूला मिल गया हमारा, पिच का निकल गया 2πmv cos थीटा बाई क्यूब। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि पिच वाला डिस्टेंस इधर है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में, और इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट भी पैरेलल है, और वन रिवॉल्यूशन माने वन टाइम पीरियड, और वन टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, 2πm/क्यूब। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का वैल्यू v पैरेलल और टाइम 2πm/क्यूब, तो कर लिए तो हो गया 2πmv cos थीटा बाई क्यूब। समझ में आ रहा बात, तीनों केस कंप्लीट हो, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, टॉपिक हो गया क्लियर, यहाँ नोट करिए। क्या बोलिए,
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर पाथ हेलिकल, हेलिकल कब बोलते हैं? जब वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करा। एक्चुअल में रेडियस तो ये सर्कल का ही निकाल रहे हैं। हेलिकल तो तब हो गया जब साथ में लेके पैरेलल लेके चल रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेडियस सर्कुलर पाथ का कब है, इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? जब वेलोसिटी कोई आर्बिट्रेरी एंगल थीटा बनाएगा तब। अब सोचो, आप ही बोलो, अगर ये थीटा 90 बनता तो क्या होता? साइन 91 हो जाता। तो फॉर्मूला क्या लिखता है? mv बाई क्यूबी। वही बात आता जो पहले आया था 90 डिग्री के एंगल में। क्लियर है बात ना? बस यही बात। देखिए, अभी ये जो टॉपिक हुआ वो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 112 में ये डायग्राम दिया हुआ यहाँ पर। इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। और अभी एक एनसीईआरटी का यहाँ जो एग्जाम्पल है 4.3 उसको बनाते हैं, फिर और बनाएंगे। लिखो तो। लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल 4.3 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ what is the radius of the path of an electron, ब्रैकेट में दिया हुआ मास 9 into 10⁻³ kg, and charge, मास एंड चार्ज एक ही ब्रैकेट में, चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, moving at speed of 3 into 10⁻⁷ meter per second, in a magnetic field of 6 into 10⁻⁴ Tesla, perpendicular to it. What is the frequency? What is its energy in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केईवी? एनर्जी को केईवी में एक्सप्रेस करना। और ब्रैकेट में दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपको बताए भी थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मतलब होता है। अब आपके पास फॉर्मूला सारा अवेलेबल है, आप बना दो। इसमें कोई हेलिकल पाथ का ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रेडियस पूछ रहा, सर्कुलर पाथ, क्योंकि परपेंडिकुलरली बात हो रहा है।
देखो क्या क्या दिया हुआ, आप बताइए। मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, देखो ऐसे 9.1 होता, लेकिन क्वेश्चन में बोला 9 लेने तो 9 ही लेना। और चार्ज दिया हुआ Q, स्पीड दिया हुआ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू इट मतलब 90 डिग्री का एंगल से बात कर रहा। तो उस केस में रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, आप रख दो और रेडियस बता दो कितना आ रहा। फिर फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता qb/2πm, टाइम पीरियड का उल्टा। सब कुछ अवेलेबल है, रख दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कितना, हर्ट्ज। फिर लास्ट में एनर्जी बोल रहे, एनर्जी मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता। क्या फॉर्मूला था जी, Q² B² R² बताओ 2m। सब कुछ अवेलेबल है बाबू, Q B R यहां से मिल जाएगा, इस बार जो R यहां से मिलेगा रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को किस में बोल रहा, KeV में, यानी आएगा जूल में। उसको बदलना किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, KeV में बदलना। मतलब देखो यहां जो सॉल्व करके आप लाएंगे ना, वो जूल में लाएंगे। लाइए तो, लाइए बताते कितना जूल आ रहा है। लाइए सॉल्व, ये जूल में आएगा सॉल्व। देखो जी इसका आंसर आर कितना लाए आप लोग, आर आएगा आपका 26 × 10⁻⁻² मीटर, या उसको बोल सकते हो 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना मिला, फ्रीक्वेंसी कितना आया, कितना 1 यहां अप्रोक्स में फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, 2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज लगभग में, ठीक है। अगर 1 पॉइंट आया होगा 10⁻⁶ आया ना, नहीं आया, 4 आ रहा, 6 आ रहा, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा एनर्जी देखिए इतना आ रहा है यहाँ पे, समझिए एनर्जी यहाँ आ रहा 40.5 × 10⁻⁻17 जूल। अब बताओ आप इस जूल को KeV में बदलना, KeV का माने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता। तो आप बताओ इसको अगर बदलना हो 40.5 × 10 का पावर, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1.6 10⁻90 × 10⁻3। क्यों करेंगे 10⁻3, क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं 1 KeV बोल रहा। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात किए थे लास्ट क्लास में, किए थे ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई किए थे, किलो का मतलब 10⁻3 होगा। तो फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं ना, यानी कि इसको जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके फाइनल आंसर हम बताते हैं, लगभग में 2.5 KeV अप्रॉक्स में आएगा आंसर। लिख लीजिए इसको, ये बात समझे ना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो मल्टीप्लाई, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो डिवाइड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो इसे करते, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻3 एक्स्ट्रा चला गया वहां पर, ठीक है। बात समझ में आ रहा, हम 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, और
अभी हो पाए तो अभी करना है, उसमें जो प्रॉब्लम हो बताएंगे क्या है। देखिए एक दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखे। लिख An electron travels in a circular path. Electron travels in a circular path of radius 20 centimeter in a magnetic field of 2 into 10 का पावर -3 टेस्ला। नंबर 1, calculate the speed of electron. Number 2, what is the potential difference through which the electron must be accelerated to acquire this speed. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ बात नहीं है खास, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप खुद से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, बताओ कैसे बनेगा। देखो आप इसको दो तरह से बना सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए हम हिंट्स देते हैं, बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर हम नंबर 1 में स्पीड का फॉर्मूला v इजिकल टू क्या पढ़े? क्यू बी आर बाय, हमको लगता है सब कुछ अवेलेबल है। क्यू है, बी है, आर है, एम है, मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्पीड मिल जाएगा आपका जितना मीटर पर सेकेंड है। नंबर 2 में क्या करना आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताते हैं। इसका वेलोसिटी आएगा 7 इंटू 10 का पावर 7।
7 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड भी आएगा। जे एक नंबर का बात हो गया, 2 नंबर में क्या आ जाएगा ये? What is the potential difference through which the electron must be accelerated to acquire this speed? किस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा ताकि ये स्पीड एक्वायर करे? बताओ कैसे बनाएंगे? ये सेकंड में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आ जाएगा भाई, लिख लो, इतना आ जाएगा। बोले तो टेंशन में कोई बात नहीं, ये वाला आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ लगभग में आ जाएगा, कट के नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दो ना, जो बोल रहे हैं सेकंड वाले पर ध्यान दो। क्या कैसे होगा ये? क्या निकालने बोल रहा है सेकंड? पोटेंशियल डिफरेंस V निकालने। अब ये V का तो कोई फॉर्मूला है नहीं। बोलेंगे सर लेकिन इतना बात तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बार बार एनर्जी आ रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना उसमें तो V है ना, वही भी पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन उतना स्पीड एक्वायर करेगा, वो वही भी पूछा जा रहा है उसमें। तो ईवी का V निकालना वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का है ना, एनर्जी का। तो आप बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हो? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। आर है, आर पता है? हाँ आर भी पता, रेडियस पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबल है ना सारा डेटा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ना उसको किसमें एक्सप्रेस कर देना? हाँ ये पूरा उधर जाएगा, एनर्जी को कर देना ईवी में। अब यहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब यहां से V निकाल लेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे। समझ में आ रहा है बात ना? तो सारा वैल्यू जब रख दोगे तो V का वैल्यू यहां आने वाला है 13.9 लगभग में इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट, यानी अप्रॉक्स में 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी आने वाला अप्रॉक्स में, इसका ही आंसर है। समझ गए? सारा वैल्यू रखने के बाद आप इसका आंसर लिख लो। ये इसको आप घर में सॉल्व करना। एक और प्रॉब्लम हम दे रहे हैं। लिखिए, a proton projected in a magnetic field of 0.02 Tesla travels along a helical path of radius 5 centimeter and pitch 20 centimeter. Find the component of the velocity of proton along and perpendicular। ये वाला थर्ड केस का जो था ना थ्योरी, उस पे आ रहा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। टेक मास ऑफ प्रोटॉन ना केजी हो गया।
इसका आंसर बता दें हम। पिच दिया हुआ, वो ये पिच है 20 सेंटीमीटर जो है ना, वो पिच का दिया हुआ लेंथ। तो इसका आंसर बता दें कि V परपेंडिकुलर का आंसर है 1.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और V पैरेलल का आंसर है इसका 6.37 इंटू 10⁴। ठीक है, इसका ये आंसर है। तो ट्राई करेंगे, बन जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इजी है, बहुत इजी है।